Good morning, everybody. So, you all are studying, doing your work on time. I just hope that, okay. And if you have completed your work, submit it to me on time. उस वर्क को आप जल्दी से जो है टाइम पर मुझे सबमिट कर दीजिए. We have completed one chapter in SST. What's the name of the chapter? India size and location. I sent you go check the correct answers and question answers. Okay, first let me explain this. First question is of tick the correct answer. Okay, of page number 79, chapter 1 of geography. First question is that Tropic of Cancer does not passes through. Tropic of Cancer कहाँ से होकर पास नहीं करता, तो कौन सी जगह है? What? ओडिशा. ठीक है, ऑप्शन दे रखे राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा. यहाँ जगह से तो वो निकलता है, लेकिन ओडिशा क्या है, नीचे रह जाता है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता वो कौन सी जगह है? ओडिशा. ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया अगर यहाँ पर है तो ईस्टर्न मोस्ट जो है लॉन्गिट्यूड, इस साइड का सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? 97 डिग्री 25 ओके मिनट. नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू आंसर्स ऑफ योर दोज क्वेश्चंस. तो इफ यू टॉक अबाउट दिस, हमने हो जस्ट रफ मैप. ओके, जस्ट रफ मैप कि भाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इट्स अ रफ. ओके, इन सब का जो है किससे बॉर्डर लगता है, किससे लगता है? चाइना से इज इट चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार? तो आंसर इज सेकंड बी, नेपाल. इफ यू इंटेंड विजिट कावरती ड्यूरिंग द समर वेकेशन, अगर आप कावरती जाते हो समर वेकेशन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? आप इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे? ए पौंडुचेरी, सेकेंड अंडमान निकोबार, थर्ड लक्षद्वीप और डी दमन एंड दीव. सो ऑप्शन इज सी, लक्षद्वीप, बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कावरती. माई फ्रेंड हेल्स द कंट्री विच डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ इंडिया. आइडेंटिफाई द कंट्री. मेरा जो फ्रेंड है उसका कंट्री जो है इंडिया में, इंडिया से जिसका बॉर्डर नहीं है वहाँ वो है. तो कौन सी है? भूटान, बांग्लादेश. भूटान की कैपिटल, भूटान की बॉर्डर हमसे लगती है ना ईस्टर्न साइड में. बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से वगैरह लगती है. तजाकिस्तान नेपाल से लगती है. तो द ऑप्शन इज सी. नाउ अरेबियन क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन, कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है अरेबियन सी में है? ठीक है, लक्षद्वीप. नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. इंडिया से बड़ी कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके बारे में बता. रशिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील. ठीक है, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किससे? इंडिया से बड़ी है, लार्जर है एरिया में. और साउथ ईस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, विच कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स. सदर्न नेबर्स में हमारी कौन सी कंट्रीज आती है? श्रीलंका वगैरह जो है, मालदीव्स वगैरह, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह ये आती है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द सन राइजेस 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but watches shows the same time. How does this happen? सनराइज जो है अरुणाचल और प्रदेश और गुजरात में जो है 2 hour का डिफरेंस है. ठीक है, 2 घंटों का फर्क है. एक जगह जल्दी उठ जाता है, एक जगह 2 घंटे बाद उठता है. ठीक है, तो फिर उन दोनों जगह का टाइम सेम कैसे हुआ? हाउ डज इट हैपन? इट हैपेंड बिकॉज हमने जो है टाइम, ना तो हमने जो है अरुणाचल प्रदेश का टाइम एज अ स्टैंडर्ड टाइम लिया, ना ही गुजरात का लिया. ठीक है, हमने जो मिडिल पोर्शन का जो है टाइम एज अ स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है. ठीक है, इलाहाबाद जो है मिर्ज़ापुर का टाइम हमने जो है वहाँ का लिया है. मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का टाइम हमने एज अ सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है. तो जो दोनों के लिए जो है बराबर इसीलिए जो है हमारा वॉच जो है सेम टाइम पूरी कंट्री में कहीं पे भी जाए सेम टाइम शो
करेगी। सेंट्रल लोकेशन से हमने लिया है। फोर्थ क्वेश्चन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? अब हमारा इंडियन ओशन जो है उसकी लोकेशन, हमारी कंट्री की जो लोकेशन है इंडियन ओशन के हेड पर है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदे हुए उसके बारे में हमें बताना, और क्यों हुई, कैसे, ठीक है, कैसे, हाउ, कैसे जो है वो सारे हुए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट हमारी कंट्री की लोकेशन इंडियन ओशन के ऊपर होने की वजह से यहाँ से जो है ट्रैवल करना इजी होता है। ये डिस्टेंस रूट को यहाँ से कनेक्ट करता है, इंडिया से कनेक्ट करता है, और ट्रेड को भी ये जो है अप्रिशिएट करता, मतलब ट्रेड भी इससे जो है काफ़ी इंक्रीज होता है। सभी जगहों को जो है इंडिया से ये जोड़ता है, वेरियस लैंड, डिस्टेंट लैंड जो इंडिया से जोड़ता है, तो ट्रेड करना वगैरह काफ़ी इजी होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना भी काफ़ी इजी होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस की जो क्रांति थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइक वी हैड रिवॉल्ट ऑफ 1857, जैसे हमारे यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी, सेम लाइक दैट फ्रांस में भी जो है रिवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस में भी जो है क्रांति आई थी, ठीक है, विच हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर हिस्ट्री, जो हमारे हिस्ट्री के हिसाब से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? Revolution is the forcibly overthrow of a government or social order to establish a new government or social order expecting more favorable result. Revolution का मतलब क्या होता है? फोर्स के साथ, दबाव के साथ जो है किसी भी जगह की जो है गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंकना, मतलब उसको ख़त्म करना और वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, ठीक है। जैसे इंडिया में भी जो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने आज़ादी की क्रांति से उनकी जड़ें हिला दी थी, ठीक है, आज़ादी की क्रांति से उनकी जड़ें हिला दी थी, और फिर हमने अपनी जो है, जब वो यहाँ से चले गए तो हमने अपनी नई गवर्नमेंट बनाई, ठीक है ना, हमने अपनी नई इंडियन गवर्नमेंट बनाई। सेम लाइक दैट जब भी कहीं पर फोर्सफुली जो है किसी भी जो गवर्नमेंट को हटाकर नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाती है ताकि उससे लोगों को ज़्यादा फायदा हो, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ये रेवोल्यूशन क्या हो, दैट इज रेवोल्यूशन, सॉरी, अब ये रेवोल्यूशन होता क्यों है? जब लॉन्ग टाइम लोगों पर अत्याचार होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लोगों के जो है बेनिफिट्स के खिलाफ होती है, तब लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं और रिवॉल्ट करते हैं, क्रांति की जो शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इट टुक 10 years and 6 months and 4 days, 10 साल 6 महीने और 4 दिन इसमें लगे। दिस रेवोल्यूशन ओवरथ्रू द मोनार्की and establish a republic and crystallized the wave of global conflict and to extend the Siberian to Middle East, ठीक है। अब इस क्रांति का जो है रिजल्ट क्या रहा? उन्होंने जो मोनार्की जो रूल था, राजा महाराजाओं का जो राज था, उसे उखाड़ कर फेंक दिया, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया और अपनी एक नई गवर्नमेंट इन्होंने बनाई वहाँ के लोगों ने, ठीक है। अब इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या है, रिवॉल्ट जो है क्यों हुआ, इसका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है, और कौन से इंसिडेंट इस रिवॉल्ट में हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ देर आर वेरियस, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो हैं वर्ड्स दे रखे विद देयर मीनिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वर्ड्स की जो मीनिंग यहाँ पर दे रखे हैं। यू हैव टू रीड दिस वंस, आपको इसको पढ़ना है एक बार। ओके, सून वी विल ऑर्गेनाइज अ टेस्ट फॉर यू फॉर द चैप्टर नंबर 1, India size and location. Same test will happen for this also, so you have to pay your kind attention towards this, and you should show your keen interest towards your studies. Okay. Society and institution of France before 1789 usually termed as old regime, ठीक है। अब वहाँ की सोसाइटी कैसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सोसाइटी थी वहाँ की, वो पुराने जो शासन के हिसाब से वहाँ पर चलती थी। इट वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ द मिडल एज इन विच peasants और वर्कर वर नॉन एज वेसल्स,
ठीक है। ये किसमें, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो है जागीर से रिलेटेड जो होता है, जागीरदारी सिस्टम होता है ना, जागीर से रिलेटेड जो सिस्टम होता है, तो फ्यूडल बेस्ड सिस्टम वहाँ पर चलता था। और जो भी काम करते थे वर्कर्स, ठीक है, जो भी किसान होते थे या जो भी मजदूर होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, वेसल्स। रिसीव अ पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर द सर्विंग अ लॉर्ड और किंग। अब उसे क्या दी जाती थी, जमीन दी जाती थी खेती बाड़ी के लिए। प्लीजेंट या वर्कर को, मजदूर को या किसान को, वो उसमें काम करता था और उसके बदले जो है राजा की सेवा करता था। ड्यूरिंग द ओल्ड रेगमेंट द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री। पुराने जो शासन के टाइम जो है फ्रेंच सोसाइटी, रेगमी मीन्स शासन, थ्री जो है स्टेट्स में डिवाइडेड थे, मतलब थ्री जो उनके सोसाइटी के थ्री फॉर्म थे, ठीक है। लाइक अपर लोअर मिडल, जो अपर मिडल लोअर जो आते हैं उसी हिसाब से इनकी सोसाइटी भी डिवाइडेड थ्री में। सबसे ऊपर प्लेस फर्स्ट स्टेट किसका आता था, क्लर्जी। क्लर्जी मीन्स जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, पादरी जो होते थे, चर्च के जो फादर वगैरह होते थे, दे। सेकेंड स्टेट नॉबिलिटी, जो बड़े जो रॉयल पर्सन होते थे उनका सेकेंड स्टेट में वो आते थे। थर्ड में कौन आते थे, बिजनेसमैन, बड़े जो बिजनेसमैन होते, व्यापारी, ठीक है। कोर्ट ऑफिशियल, जो कोर्ट में जो भी काम करते थे, लॉयर्स वगैरह आते थे। ओके, तो इसमें हम पहले देखेंगे पीसेंट्स एंड और वर्कर्स, इनको क्या बुलाते थे, वेसल्स। इनको क्या दी जाती थी, लैंड का एक पीस दिया जाता था जिसके बदले उन्हें राजा के लिए काम किया करना पड़ता था। अब ओल्ड रेगमेंट में जो उनकी सोसाइटी जिस तरीके से डिवाइडेड थी, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी। थ्री पार्ट्स, इन्हें क्या कहा जाता था, थ्री स्टेट्स भी कहा जाता था, स्टेट्स। फर्स्ट में कौन आते थे, क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते थे, पादरी वगैरह, जिन्हें फादर वगैरह बोलते, चर्च में जो भी प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे। सेकेंड प्लेस किसका था, नोबेलिटी, ठीक है, जो भी नोबेल, बड़े जो कुलीन व्यक्ति होते थे, बड़े कुल के वगैरह। थर्ड में कौन आते थे, बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, कोर्ट में काम करने वाले ऑफिशियल, लॉयर, ये सारे थर्ड स्टेट में आते थे। और सबसे नीचे कौन आते थे, पीसेंट, आर्टिसन, जो भी पीसेंट्स हुआ करते, किसान, कलाकार, छोटे जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लेबर्स, और नौकर चाकर सबसे लास्ट स्टेज में आते थे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, हियर इट इज गिवन, सी बेटा, यू हैव टू चेक इन योर बुक दिस वन। सोसाइटी का जो डिवीजन था, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। नाउ 90% ऑफ फ्रेंच पॉपुलेशन वॉज कंस्टिट्यूट ऑफ पीसेंट। 90% वहाँ पे क्या थे, 90% वहाँ पे क्या थे, किसान थे। क्या थे, किसान थे। However, only few of them owned the land they cultivated। और उनमें से जब कुछ ही थे जिनकी खुद की ज़मीन थी जिस पर खेती बाड़ी क्या करते थे। बाकियों को क्या है, जो फेडरल जो हुआ करते थे, फेडरल जो होते थे, वो उनको ज़मीन दिया करते थे और दूसरों की ज़मीन पे वो खेती बाड़ी किया करते थे। About 60% of land was owned by the nobles, the church and other rich members of the third state owned about 60 of the कल्चरेबल लैंड। 60% लैंड कौन ओन करते थे, ठीक है। 60% जो लैंड किसकी थी वहाँ पर फ्रेंच में, जो चर्च के थे, जो नॉबल्स थे, जो रॉयल जो भी लोग थे उनकी हुआ करती थी। और जो थोड़ी और उससे जो बाद में किसकी हुआ करती थी ज़्यादा लैंड, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले होते थे उस टाइम में, उनकी लैंड हुआ करती थी। द मेंबर ऑफ क्लर्जी एंड नॉबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, ठीक है। अब जो चर्च के जो मेंबर्स होते थे, जो क्लर्जी वगैरह, जो नॉबिलिटी थे, उनको जो है जन्म से ही कुछ जो फ़ायदे जो हैं, कुछ प्रिविलेजेस, उनको इम्पोर्टेंस जो है कुछ मिली जाती थी, कुछ उनको जो छूट वगैरह दी जाती थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट छूट उनको क्या दी थी, द एग्जाम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस ऑफ द स्टेट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिविलेज टू देम। सबसे इम्पोर्टेंट जो को चीज़ जो दी जाती थी वो क्या दी जाती थी, टैक्स की छूट। उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, किसको, क्लर्जीज को और नॉबिलिटी जो एंजॉय करते थे, जो लोग कुलीन व्यक्ति थे उनको। द नॉबल्स एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज ऑल्सो। नॉबल क्या करते, फ्यूडल प्रिविलेज भी लेते थे, मतलब लोगों को ज़मीन देते थे और लोगों से सेवा करवाते
थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यू टू विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द पीजेंट, और वो क्या है, लोगों से जो अभी किसानों से पैसे वगैरह वसूला करते थे। पीजेंट वर बाउंड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, और जो किसान को ज़मीन देता था वो बाउंड होते थे उसकी तरफ कि उसको जो है उस आदमी की सेवा करनी ही करनी है। टू टॉयल द लॉर्ड्स हाउस एंड फील्ड, लॉर्ड्स का जो घर होते थे उनकी देखभाल करनी, खेतों की देखभाल करनी। टू सर्व द आर्मी और टू टॉयल द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्रोजेक्ट जो होते थे लॉर्ड्स के उस पर काम करने हैं, ठीक है, और उनकी आर्मी को जो है सर्व करते, आर्मी की भी सेवा करनी होती थी। द चर्च टू ले इट्स शेयर ऑफ द टैक्सेस कॉल टेक्स फ्रॉम द पीसेंट, और चर्च क्या करता था, पीसेंट बेचारे सबसे गरीब हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, फेड्यूल को भी देते थे, चर्च को भी पे करते, और ये दोनों किसी को पे नहीं करते थे, ठीक है, अपने पास ही पैसा इकट्ठा करते थे। टेक्स नाम का एक जो टैक्स है वो पीजेंट से कौन, चर्च लेता था। In spite of all these, all the members of the third state had to pay direct tax and number of indirect taxes to the state. अब इतना सब टैक्स पे करने के बाद भी उन्हें बहुत टाइप के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते थे, मतलब इन द एंड दे वर गेटिंग नथिंग, एंड में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। डायरेक्ट टैक्सेस वर कॉल्ड एज टेल, whereas indirect taxes were levied on the articles everyday's consumption. डायरेक्ट टैक्स जो है उन्हें तेल कहा जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो क्या है, जो भी सामान पे, हमारा जीएसटी लगता है ना सामान पे और सर्विसेज पे, वैसे ही वहाँ पर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें, जैसे डस्टर खरीदा इस पर टैक्स है, बोर्ड खरीदा उस पर टैक्स है, बुक खरीदी उस पर टैक्स है, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स लिया करते थे। सो द थर्ड स्टेट अलोन बोर द बर्डन ऑफ द टैक्सेस एंड रिसॉल्व फेडरल स्टेट प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। तो पूरा जो टैक्स कौन पर पे करता था, थर्ड स्टेट, मतलब बिजनेसमैन वगैरह, पीजेंट्स, आर्टिशंस, ये सारे जो हैं टैक्स पे किया करते थे। ये जो दो हैं ऊपर की भाई साहब, क्लर्जी और नॉबिलिटी, ये कुछ भी पे नहीं करते थे, सारे ये लोग पीजेंट, आर्टिशन, जिन लैंडलेस लेबर, वो सब कुछ पे किया करते थे। ओके, नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट वी रेड इन दिस चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर हिस्ट्री, जिसका हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मॉडर्न हिस्ट्री में। थर्ड, उसके बाद रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम फोर्स के साथ दबाव बनाकर, आंदोलन कर कर, क्रांति लाकर, क्रांतिकारी जो है काम कर कर हम एक गवर्नमेंट को हटाकर दूसरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले, दैट इज रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन होता क्यों है, ऐसे ही हो जाता है मर्जी से? नहीं, जब बहुत सालों से जब गवर्नमेंट जो है लोगों के खिलाफ पॉलिसीज़ बनाती है, और लोगों को ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता, तब लोगों के अंदर जो है डिससेटिस्फैक्शन, मतलब वो असंतुष्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के प्रति और रिवॉल्ट करना शुरू करते हैं। अंडरस्टूड? देन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो है, पहले जो है सोसाइटी कैसी थी, 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर कौन आते थे, क्लर्जी और नॉबिलिटी। पीसेंट और वर्कर को क्या कहा जाता था, वेसल्स कहा जाता, ठीक है। ये दोनों क्या है, बिल्कुल टैक्स पे नहीं करते थे, बल्कि बेचारों से बच्चे कुछ उनसे भी ये लोग टैक्स ले लिया करते थे। ओके, ये कुछ पे नहीं करते थे, बाकी लोग जो बच्चे में उनसे टैक्स ले लेते, इवन खुद को इनको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मौज से रहते थे, ठीक है। सारा बर्डन इन पे, ना तो ये कुछ देते थे, ना ही कोई बात। ओके, खुद पैसा इकट्ठा करने में रहते थे। अब जो पीसेंट्स, जो वर्कर्स और थर्ड स्टेट है, उनको चर्च को भी पे करना पड़ता था, फ्यूडल को भी पे करता था, मीन्स फेडरल। ओके, यू कैन प्रोनाउंस इट एज फ्यूडल ऑल्सो। फेडरल को भी पे करना पड़ता था, चर्च को भी पे करना था, ऊपर से इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने पड़ते थे। इसलिए इन लोगों में क्या है, असंतुष्टि जाग गई, इनके पास लास्ट में कुछ नहीं बचता था, तो दे वर अनसेटिस्फाइड। ओके, बिकॉज ऑफ दिस, सो दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द पीपल। तो उन्होंने क्या, रिवॉल्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, वी विल कैरी ऑन अदर थिंग्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Have a nice day. I will send you your work. You have to complete your work on time. Have a good day, beta.